दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक दिन में 3.5 लाख से ज्यादा केस जो कोविड से प्रभावित हैं और इतनी बड़ी तादाद में संक्रमितों की संख्या इससे पहले दुनिया के किसी भी देश में नहीं हुई। और उससे जो लड़ने के उपाय भारत लगातार खोज रहा है और जो मुश्किल हालात है उसकी हर तस्वीर दुनिया के अलग अलग अखबारों में, अलग अलग पत्रिकाओं में, अलग अलग न्यूज चैनलों पर रिपोर्ट के जरिए रेंग रही है। दुनिया के 2 दर्जन से ज्यादा देशों ने भारत से आवाजाही बंद कर दी है। इन 2 दर्जन देशों ने अपने देश के नागरिकों को कह दिया है वो भारत ना जाएं, और भारत से अगर बीते 14 दिनों में कोई भी वहां पर पहुंचा है तो उसे सख्त रिस्ट्रिक्शन का पालन उससे करवाया जा रहा है। यह वह परिस्थिति है जिसमें इस बात का जिक्र बार बार हो रहा था कि दूसरी लहर आएगी। तो ऐसे में सवाल यह है कि जिस वक्त पहली लहर भारत में आई थी, जिस वक्त पहली बार भारत में लॉकडाउन लगाया गया था, जिस वक्त स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पीएम केयर फंड को लाया गया सामने, और उसके बाद ही दुनिया के अलग अलग देशों को भारत ने भी वैक्सीन के जरिए मदद भी की, कुछ दवाइयां भेजी। यह सारी परिस्थितियों के बीच में भारत अपनी परिस्थितियों के साथ कैसे जूझ रहा था, हमें लगता है कि आज इसे समझने की जरूरत है। इसे समझने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि दुनिया भर में आज की तारीख में कोविड के साथ भारत का नाम जुड़ गया है, और भारत के ही लोग दुनिया भर के अलग अलग देशों में करोड़ों की तादाद में रहते हैं। तो उन देशों में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिक या एनआरआईज जो भी होंगे वह क्या सोच रहे होंगे, दुनिया के अलग अलग देशों में भारत को लेकर कैसी रिपोर्टें दर्ज की जा रही है, ये सारे सवाल हर के जहन में आने चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में दुनिया भर में भारत के तकरीबन 1,34,60,000 एनआरआई है, 1,86,83,000 पीआईओ है, यानी जो भारतीय ओरिजिन के लोग हैं। दोनों को मिला दीजिएगा तो तकरीबन 3.25 करोड़ लोग दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के रह रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि दुनिया के अलग अलग देशों ने भारत पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए और भारत मौजूदा वक्त में दुनिया की खबरों में सुर्खियां बने हुए है, इन बातों का जिक्र हम शुरू करें उससे पहले हमें लगता है कि 28 जनवरी को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक बैठक हुई। वर्चुअल तरीके से दुनिया के तमाम नेताओं ने अपने अपने देश में जो भी कोविड को लेकर काम किए गए, जो भी मेडिकल स्ट्रक्चर बनाया गया, कोविड से लड़ने के लिए जो भी संसाधन जिस भी रूप में रखे गए, इसका जिक्र हर किसी ने किया। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशली उस दौर में उनको भाषण के लिए इनवाइट किया गया। और 28 जनवरी बीते हुए बहुत दिन हुए नहीं है, लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, हमें लगता है आज सबसे पहले उसे सुन लीजिए, क्योंकि जनवरी 28 को भी इस देश को पता नहीं था कि आने वाले वक्त में जो तबाही आने वाली है, जो महामारी पैर पसारने वाली है, और हमारे यहां का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑक्सीजन और वैक्सीन तक की परिस्थितियों से यह देश कैसे जूझेगा, इसकी दिशा में कोई जानकारी नहीं थी, कुछ भी कहें। उससे पहले हमें लगता है इस बड़े लगभग 18 मिनट का यह भाषण था, लेकिन उसमें से लगभग 1.5-2 मिनट के इस भाषण के हिस्से को पहले आप सुनिए। दुनिया के कई नामी एक्सपर्ट्स और बड़ी बड़ी संस्थाओं ने क्या क्या कहा था। भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा। कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। किसी ने 700-800 मिलियन भारतीयों को कोरोना होने की बात कही, तो किसी ने 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु का अंदेशा जताया था। दुनिया के बड़े बड़े और आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों का उस समय जो हाल था, वो देखकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए दुनिया की चिंता भी स्वाभाविक थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तब हमारी क्या मनोदशा रही होगी। लेकिन भारत ने खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया। भारत प्रोएक्टिव,
पब्लिक पार्टिसिपेशन के अप्रोच के साथ आगे बढ़ता रहा। हमने कोविड स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जोर लगाया। हमने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कोरोना से लड़ने के लिए ट्रेन किया। टेस्टिंग और ट्रैकिंग, इसके लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। इस लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है। तो जरा कल्पना कीजिए, प्रधानमंत्री जिन बातों का जिक्र कर गए जनवरी के महीने में, और अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दुनिया के तमाम विकसित देशों की मौजूदगी थी। आज वो सभी विकसित देशों ने भारत से आवाजाही बंद कर रखी है, भारत को मदद भी कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कहा, हम भी मदद करेंगे क्योंकि भारत ने एक वक्त हमें भी मुश्किल हालातों से निकाला है। रूस मदद कर रहा है, ब्रिटेन मदद कर रहा है, फ्रांस मदद कर रहा है, दुबई से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर लाए जा रहे हैं, सिंगापुर से ऑक्सीजन लाया जा रहा है। दुनिया के तमाम देश अपने अपने तरीके से मदद करने के लिए आगे भारत की आय जरूर है। लेकिन क्या यहां पर एक बात का जिक्र किया जा सकता है, क्या वाकई इसका अंदेशा नहीं था, या इस देश के भीतर में सिर्फ हम लोग तत्काल को जीते हैं और इस देश के भीतर में रिसर्च का काम पूरे तरीके से बंद हो गया है। R&D को लेकर जो भी खर्चा होता था उस खर्चे पर भी अब लगाम लग चुकी है। तो कोई जब रिसर्च ही नहीं होगा तो आने वाले वक्त में जिन परिस्थितियों से जूझना है उसको लेकर कैसे कोई सामना करेगा? क्या इसकी कोई जानकारी नहीं रखी जा सकती है? क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है? हम इस बात का जिक्र इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका के भीतर में लगभग 44 लाख से ज्यादा भारत के नागरिक रहते हैं, जिसमें 31 लाख तो इंडियन ओरिजिन से जुड़े पर्सन जो कि PIO के तहत रहते हैं, और एनआरआईज की तादाद लगभग 12,80,000 है। उसने भी रोक लगा रखी है अपने नागरिकों पर भारत ना जाए। ब्रिटेन में रहने वाले एनआरआईज जो है तकरीबन 3,51,000 हैं भारत के। 14 लाख से ज्यादा लोग इंडियन ओरिजिन के हैं वहां पर। UAE लगभग 34,19,875 एनआरआईज इंडियंस जो है UAE में रह रहे हैं। कनाडा में 1,78,000 एनआरआईज रह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तो आज अपने अखबार में जो छापा और उसके जरिए जिस बात का जिक्र किया कि भारत में किस स्थिति के साथ, और पहले पेज पर शमशान घाट में जलते हुए शवों को उसने दिखलाया, उस ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों की तादाद भारतीय ओरिजिन और एनआरआईज की कुल मिला दीजिएगा तो तकरीबन 5 लाख है। न्यूजीलैंड में भी 2,40,000 इंडियंस हैं। फ्रांस में भी 1,09,000 है। सिंगापुर में 6,50,000 है, जहां से हमने अभी ऑक्सीजन मंगाया है, क्रायोजेनिक टैंक मंगाए हैं। ओमान में लगभग 7,81,000 है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब तकरीबन 25 लाख इंडियंस वहां पर रहते हैं। मलेशिया में 29 लाख, कुवैत में 10 लाख से ज्यादा एनआरआईज हैं। इस बात का जिक्र इसलिए कि इन तमाम दुनिया के अलग अलग जगहों पर जो भी इंडियंस रह रहे होंगे वह वहां से जब भारत को देख रहे होंगे तो उनके जहन में कौन से सवाल होंगे? एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल को लेकर भारत डेवलप नहीं कर पाया। ऑक्सीजन का क्राइसिस हो जाएगा, और वेंटिलेटर का क्राइसिस इससे पहले भारत में था और उसको लेकर कोई रास्ता नहीं निकाला गया। आज इस बात का जिक्र करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि जब PM केयर फंड बनाया गया था तो उसको लेकर उसका खर्चा कहां पर होगा। 18 मई 2020 को प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं भास्कर कुलबे साहब, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी हेल्थ मिनिस्ट्री को 18 मई 2020 को। उसमें उन्होंने खुले तौर पर इसका जिक्र किया था कि लगभग 3,100 करोड़ रुपए कोविड से लड़ने के लिए PM केयर्स का खर्चा किया जाएगा। उसमें से तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए का सिर्फ वेंटिलेटर लाया जाएगा, और इसके जरिए वेंटिलेटर की संख्या बताई गई थी 50,000 वेंटिलेटर लाए जाएंगे। लेकिन सोचिए, PM केयर फंड, उस पर चंद लोगों की निगरानी होती है, उसको लेकर CAG कोई रिपोर्ट, कोई अपनी ऑडिट रिपोर्ट नहीं बता सकता है। इस देश के भीतर में किसी को जानने का हक नहीं था क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ RTI की गई,
कुछ आरटीआई के जरिए और एक आखिरी आरटीआई बीबीसी के जरिए हुई, और बीबीसी के कीर्ति दुबे ने बड़ी शानदार एक रिपोर्ट भी फाइल की है। हमें लगता है उसे भी देखना चाहिए। और जो आरटीआई इस दौर में निकल कर आ रही थी अलग अलग जगहों पे, दुनिया के अलग अलग पत्रिकाओं में भी भारत के पीएम केयर्स को लेकर रिपोर्ट छप रही थी। लेकिन आज जरा समझने की कोशिश कीजिए, जिस वेंटिलेटर को लेकर दुविधा मार्च 2020 में थी, 2021 के अप्रैल में उसकी क्या स्थिति है, जबकि पीएम केयर फंड का 2000 करोड़ रुपया 50,000 वेंटिलेटर को लाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया गया था। हेल्थ मिनिस्ट्री को लेटर लिख दिया गया था। इसके ठीक समानांतर मार्च के महीने में ही हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपने तौर पर भी वेंटिलेटर सप्लाई का एक टेंडर निकाला था। उसके जरिए भी उसने, जो हिंदुस्तान लाइफ केयर लिमिटेड है, उसके जरिए उन्होंने काम शुरू किया था कि हां, इसके जरिए हम वेंटिलेटर लेकर आएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जो 2000 करोड़ में 50,000 वेंटिलेटर लाए जाने थे, उसको किस रूप में अभी तक नहीं लाया जा सका है। यानी हम लोग जिक्र ऑक्सीजन प्लांट का कर रहे थे, 162 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की क्या स्थिति है। पता चला 33 ही लग पाए हैं, बाकी लग भी नहीं पाए हैं। अब इंस्टॉल होंगे, उसमें कोई मई में होगा, कोई जुलाई में होगा, कोई आने वाले 6 महीने में होगा। लेकिन वेंटिलेटर, उसकी क्या स्थिति है, यह समझने की आज बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि वेंटिलेटर की क्या कीमत हो सकती है। जाहिर है 2 ही तरह के वेंटिलेटर हो सकते हैं, एक बेसिक होगा और एक शायद हाईफाई होगा। इन दोनों के बीच खड़े हो जाइएगा तो कितना अंतर आएगा पैसों का। दोनों तरह के ऑर्डर दिए गए और इस जो लगभग 58,850 वेंटिलेटर शुरू में जो दिया गया ऑर्डर, वो 2,332 करोड़ रुपए का दिया गया। 2,332 करोड़ 22 लाख रुपए कुल मिला के ये था। जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है बीईएल, उसको सबसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसको लगभग 30,000 वेंटिलेटर बनाने का उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब 30,000 इनको मिला और बाकी 28,000 हिंदुस्तान लाइफवेयर लिमिटेड के जरिए अलग अलग छोटी छोटी कंपनियों को बांट दिया गया। अब इसमें देखना शुरू कीजिए कि जो बीईएल को 30,000 वेंटिलेटर बनाने थे, उसकी कुल कीमत लगाई गई 1,513 करोड़ रुपए। जो ओवरऑल था वो था 58,850 वेंटिलेटर और कुल कीमत थी 2,322 करोड़। अगर इसको औसत निकालिएगा तो हर वेंटिलेटर की कीमत पड़ रही है लगभग 3,96,000, यानी अप्रोचिंग 4 लाख के लगभग में यह स्थिति थी। यह औसत है। अब देखिए बीईएल को जो 30,000 वेंटिलेटर बनाने थे, उसकी औसत कीमत प्रति वेंटिलेटर की 5,04,640 रुपए आती है। जो हिंदुस्तान लाइफवेयर लिमिटेड था, उसने अलग अलग कंपनियों को दिया। उसने दिया एलाइड मेडिकल लिमिटेड को 350 वेंटिलेटर आप बनाइए और उसके लिए बजट निर्धारित किया 30 करोड़ 18 लाख, यानी प्रति वेंटिलेटर 8,62,000। औसत आ रहा है 4 लाख। बीएल को मिले हैं 5 लाख और जो एलाइड मेडिकल लिमिटेड है उसको दिया गया है 350 वेंटिलेटर बनाने के लिए, उसकी कीमत आ रही है 8,62,285 रुपए। इसके अलावे दूसरी कंपनी थी एक आगवा, जो नोएडा की ही कंपनी आगवा हेल्थ केयर है। इसको 10,000 के ऑर्डर दिए गए। इसको दिया गया 10,000 वेंटिलेटर आप बनाइए और 166 करोड़ 38 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। इसको जो इसके हिस्से में जब आया तो उसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो पता चलेगा एक वेंटिलेटर की कीमत 1,66,000, यानी सबसे सस्ती वेंटिलेटर बना रहा है एजीवीए हेल्थ केयर 1,66,380 में, और सबसे महंगा वेंटिलेटर बना रहा है एलाइड मेडिकल 8,62,285 रुपए में। सवाल है कि 1,66,000 और 8,62,000 में कोई अंतर नजर आता है? चलिए इसके आगे बात बढ़ाते हैं। इसके अलावे भी 2 कंपनियां और थी। एक आंध्र प्रदेश की कंपनी थी जो स्टेट गवर्नमेंट की है, AMTZ। उसको 2 तरह के वेंटिलेटर बनाने थे, एक बेसिक और एक हाई एंड का। और दूसरी एक और कंपनी थी जो ज्योति CNN ऑटोमोशन थी, उससे भी 5,000 का उसको भी ऑर्डर दिया गया। जो 9,500
एएमटीजी से बेसिक वेंटिलेटर बनाने थे, उसकी कीमत लगाई गई 158 करोड़ रुपए, यानी एवरेज निकालिएगा तो यह भी लगभग पड़ता है 1,66,378 रुपए। यह बिल्कुल उसी के लिहाज से है जो एजीवीए हेल्थ केयर को दिया गया। लेकिन एएमटीजेड के जो हाई एंड दिया गया उसकी कीमत आ रही थी 8,56,800 रुपए। यानी वेरी कितना कर रहा है, पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है कि जो आंध्र प्रदेश की कंपनी थी उसको जब ऑर्डर दिया गया कि आपको बनाना है तो उसने खुद नहीं लिया ऑर्डर, उसने अपना ऑर्डर एक दूसरी कंपनी को दे दिया। उसने कहा कि हम नहीं बनाएंगे, और वो चेन्नई की एक कंपनी है ट्विटी टॉन हेल्थ केयर, उससे कहा कि आप बना दीजिए। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसने बनाना भी शुरू किया और लगभग 6,000 जो 4,000 बेसिक वेंटिलेटर, 2,000 हाई एंड मॉडल के वेंटिलेटर बना भी लिए। लेकिन उस बीच में उसका जब जो कहते हैं डीजीएमएस अपने तौर पर टेक्निकल कमेटी होती है, उसको जो क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है उसमें वो पास नहीं कर पाया, तो उसके बाद कह दिया गया हमें आपसे नहीं चाहिए। उस समय कह दिया गया, यानी ये सितंबर का महीना रहा होगा पिछले साल का, तब कह दिया गया हमें आपसे नहीं चाहिए। एचएल की तरफ से फिर कोई परचेज ऑर्डर भी नहीं आया तो उसको कह दिया गया नहीं आइए। लेकिन अब जब दूसरी लहर आई तो उसी से कहा गया कि आप 10,000 बनाइए, और उसने 10,000 वेंटिलेटर बना के गुजरात भेजा है। यानी एक तो ठेका जिसको दिया गया उसने ठेके का सब ठेका किसी और को दे दिया। यहां पर सवाल आता है कि पीएम केयर के तहत भी क्या इस देश में ऐसा सिस्टम रेंगता है, क्योंकि तमाम जगहों पर यह चीजें चलती हैं, ठेके पर दीजिएगा सब ठेके में आएगा, सब ठेके से सस्ते में बनवा लेंगे, ठेकेदार उसको सरकारी कीमत पे देगा। तो जो सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया था एएमटीजेड का कि आपको प्रति बेसिक जो बनाना है वो 1,66,378 में बनाना है, उसको चेन्नई की कंपनी ने 1,50,000 में बना दिया। जो हाई एंड पे बनाना था लगभग 8,56,800 रुपए कीमत थी, उसको चेन्नई की कंपनी ने 7 लाख कुछ हजार में बना के दे दिया। यानी यहां पर भी देखिए गैप हो रहा। और हम आपसे जिक्र क्या कर रहे हैं, पीएम केयर के तहत कोविड से लड़ने के लिए इस देश में वेंटिलेटर की दिशा में बढ़ते कदम को लेकर। यह एक पहला सवाल था। दूसरा सवाल है, क्या वाकई इतने जो ऑर्डर दिए गए वो ऑर्डर पूरे हुए? 58,850 वेंटिलेटर बने या नहीं बने? बाद में जानकारी मिली कि आंध्र प्रदेश की जो कंपनी है और जो दूसरी कंपनी एक ज्योति सीएनवी ऑटोमेशन है, इन दोनों को रद्द कर दिया गया। तो बाकी बची हुई जो स्थिति थी, इनको जो ऑर्डर दिया गया था उसको खत्म किया गया, तो ये 58,000 से घटकर 40,000 पर आ गया। यानी 40,350 वेंटिलेटर के लिए कीमत बनी 1,710 करोड़ रुपए। एवरेज जो आ रहा था वो 3,46,600 करोड़ का ये एक एवरेज निकल कर आ रहा था। इन सारी चीज़ को इसलिए समझिए क्योंकि जब हम लोग मेडिकल ऑक्सीजन के प्लांट का जिक्र कर रहे हैं और जब वेंटिलेटर का जिक्र हो रहा था, तो आने वाले वक्त में इस देश में आईसीयू बेड का जिक्र होगा, मेडिकल बेड्स का जिक्र होगा, वैक्सीन को लेकर लड़ाई चल रही है कि कितनी कीमत रहनी चाहिए। स्टेट कह रहे हैं हमें ज़्यादा में बेचा जा रहा है, सेंटर को कम में दे रहे हैं, हॉस्पिटल को किसी और रेट में दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें बतलाती है कि जो महामारी की परिस्थितियों से भारत जूझ रहा है उसमें भी ईमानदारी नहीं बची है क्या, या उसमें भी कहीं कमीशन चाहिए, कहीं पैसा चाहिए, कहीं पैसा बटोरने की परिस्थिति है क्या? ये सारे सवाल हैं। और इन सारे सवालों के साथ अगला सवाल ये है कि आखिर में वेंटिलेटर लगे कितने, और जो वेंटिलेटर लगे वो काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसकी अलग अलग जानकारी निकल कर आई। खासतौर से जिन राज्यों में ये वेंटिलेटर दिया जाना था वहाँ की स्थिति बड़ी नाजुक है। उसमें ऐसे राज्य हैं जो पश्चिम बंगाल का राज्य है, जो बिहार है, जो खासतौर से उत्तर प्रदेश है, जो राजस्थान है। इन जगहों पर इन वेंटिलेटर्स को लगाना था। डॉक्यूमेंट्स बहुत साफ तौर पर बतलाते हैं कि इस देश के भीतर में लगभग 48,000 वेंटिलेटर पहले से थे, उससे काम नहीं चल पा रहा था क्योंकि आईसीयू बेड जो है वो 95,000 है। तो सरकार ये मानकर चल रही थी कम से कम हर आईसीयू बेड के साथ वेंटिलेटर तो होना चाहिए। इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में इसकी व्यवस्था की गई और इस बात का जिक्र किया गया कि हां, सबको किसी ना किसी रूप में। यहां एक जानकारी हमको लगता है आपको और देनी चाहिए कि जो बीईएल जिसको था, एक वक्त में यह भी कहा जा रहा था कि किसी भी हालत में जो एचएलएल है, हिंदुस्तान लाइफ केयर लिमिटेड है, इसका निजीकरण कर दिया जाए।
2018 फरवरी के महीने में, याद कीजिए, इसको भी प्राइवेटाइजेशन करने का जोर था। वो तो हेल्थ मिनिस्ट्री अड़ गई कि नहीं नहीं अभी करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने विरोध किया तो नहीं हो पाया। तो मेडिकल सेक्टर का भी अगर निजीकरण कर दिया जाता तो क्या होता, क्योंकि जो BEL कंपनी है वो सरकारी कंपनी है, PSU है, जिसको 30,000 वेंटिलेटर बनाने थे। उसने जो वेंटिलेटर सौंप दिए उनकी तादाद लगभग 24,332 है। PSU ने ही बना के दिए, आखिर में 30,000 में से 24,000 बना दिए। एलाइड ने भी 350 बना दिए। जो नोएडा की कंपनी थी आगवा हेल्थ केयर, उसको 10,000 का ऑर्डर था, उसने 5,000 बनाया। लेकिन अब अगला सवाल था कि क्या वाकई ये तमाम जगहों पर जो भी लग गए क्या ये काम कर रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आई। गया का अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज 30 वेंटिलेटर मिले, चालू नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो रहा है बताते हैं। दरभंगा के मेडिकल कॉलेज को 40 वेंटिलेटर मिले, सुपौल सदर अस्पताल को 6 वेंटिलेटर मिले। इन तमाम जगहों पर इसलिए नहीं ले पाया कि हर जगह कुछ ना कुछ मुश्किल थी। कहीं कुछ सॉफ्टवेयर की मुश्किल थी, कहीं इंस्टॉल नहीं कर पा रहे थे, कहीं प्रेशर ड्रॉप कर जा रहा था, और इस तरह से कोई ट्रेनिंग देने वाला वहां था ही नहीं। तो इन जगहों पर ये वेंटिलेटर भी बहुत कम लग पाए। लखनऊ के ही लोग बंधु अस्पताल में जिक्र कीजिएगा, या राजस्थान को 1,500 वेंटिलेटर मिले, 70% लगभग इंस्टॉल ही नहीं हो पाए हैं। सब जगह वही मुश्किल आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसके 2 मतलब है। एक, इस देश के भीतर में रिसर्च पूरी तरीके से बंद हो गया है। आने वाले वक्त में हमें किस तरीके से काम करना है और कोई मुश्किल आएगी तो उससे कैसे उसका निदान करना है, इसको लेकर कोई ट्रेनिंग नहीं है। प्लानिंग कमीशन को नेहरू ने इसीलिए बनाया था कि उसके जरिए एक रिसर्च होता था 5 साल का, और आने वाले 5 साल को लेकर एक तैयारी शुरू होती थी। हमने उसको नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया, और इन मीटिंगों में नीति आयोग की मौजूदगी भी रही। नीति आयोग किसी भी कॉरपोरेट के किसी CEO के दफ्तर की तर्ज पर काम करता है। तो आप क्या करेंगे? यानी रिसर्च हो नहीं रहा, यूनिवर्सिटी के लेवल पर नहीं हो रहा है, IIT के लेवल पे नहीं हो रहा है, IIM के लेवल पे नहीं हो रहा है, मेडिकल क्षेत्र में रिसर्च, पैसा नहीं है, बजट नहीं है हमारे पास। रिसर्च के लिए सबसे कम बजट है। अगर आप हायर एजुकेशन का भी बजट देखना शुरू करेंगे तो साल दर साल जब आप देखेंगे तो आपको बहुत साफ तौर पर दिखाई देगा कि रिसर्च विंग के लिए पैसा भारत में नहीं बच पा रहा है। इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में PhD नहीं हो पा रही है। PhD की मापदंड यह होती है कि दुनिया के बाजार में कितने विषयों को लेकर आपने पेटेंट कराने की स्थिति को पैदा किया। हम लोग पेटेंट की स्थिति में भी पिछड़ते चले जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे तो गर्व के साथ कह रहे थे कि हमने कोविड से लड़ाई कितने शानदार तरीके से लड़ी। जनवरी के महीने में जानकारी 2020 की दे रहे थे, लेकिन जनवरी के महीने के बाद आज अप्रैल के महीने में क्या उस भाषण को कोई दोहरा सकता है जिसका हमने बीच में दिखाया और जिक्र कर दिया? इसका मतलब है कि आंखें बंद कर ली जाती हैं। मुश्किल हालात से कैसे आने वाले वक्त में जूझना है, इसको लेकर कोई ध्यान नहीं देता है। और शायद यही सबसे बड़ी मुश्किल है कि पूरा देश सिर्फ तत्काल में जी रहा है, आज का जीवन जी रहा है, कल क्या होगा नहीं पता है। आज की बैठक, आज की मीटिंग, आज के संवाद वही हेडलाइन है, कल वो हेडलाइन भी बदल जाती है। यह मुश्किल स्थिति इस देश के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।